सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो क्या इस पंत नगर के हॉल में अपनी दमक छोड़ जाऊंगा, अपनी दमक छोड़ जाऊंगा, अपनी दमक छोड़ जाऊंगा। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, और लोग कहते हैं फादर ऑफ, लोग कहते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, कभी भी कोई बुक लिखता है तो आर्किटेक्ट वर्ड यूज नहीं होता। मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का लीगल हेड हूं भारतवर्ष का। 65,000 आर्किटेक्ट हमारे काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर बाबा साहब थे तो मैं इस मंच से ऐलान करता हूं वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। उस फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं नमन करता हूं। उस बाबा साहब को, हम विश्व की बात करें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया कि कौन महान व्यक्ति विश्व में हमारे यूनिवर्सिटी से निकला, कौन विश्व में महान व्यक्ति है। अगर जब महान व्यक्ति की बात आई तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैं खुद विजिट किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैं खुद गया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो हॉल में लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया विश्व में अगर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल अगर व्यक्ति है तो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए उस बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हमारा देश शांत बहुत, क्योंकि बाबा साहब ने जो, अगर बाबा साहब नहीं होते तो लोग बोलते हैं हम पढ़ नहीं सकते, ये भारत के जो एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं एजुकेशन नहीं ले सकते। लेकिन मैं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आपसे कहता है अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए बाबा साहब को नहीं होता। और साथियों, बाबा साहब के रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति पंजाब की धरती में पैदा हुआ। उस व्यक्ति ने इस भारतवर्ष के सबसे बड़े स्टेट में शासक पैदा कर दिया, शासक बना दिया भारत के एक स्टेट के सबसे बड़े राज्य को, जहां से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं। और अगर भारत की तकदीर लिखी जाती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसी राज्य से बनता है। ऐसे महानायक महामानव मैं मान्यवर काशीराम जी को इस मंच से नमन करता हूं। साथियों, कई महापुरुष हमारे बीच में आए, उन्होंने अपना सर्वस्व दिया, उन महापुरुषों को मेरा नमन। और खास तौर से आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वालों को मैं सत सत नमन करता हूं, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते तो मैं दिल्ली से रात भर जागकर, सोया नहीं मैं रात भर, दिल्ली से चले थे। और मैंने खुद मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम खुद ओबीसी से बिलोंग करती हैं और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा मैडम, अगर आपको मैंने सबसे पहले पूछा कि आपने जो रिजर्वेशन फॉर्म भरा, जब आपने लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया तो आपने फॉर्म ओबीसी का भरा? उन्होंने बोला हाँ भरा। आपने फॉर्म भरा तो आपका कर्तव्य होता है पे बैक टू सोसाइटी, और आपका, उन्होंने बोला मैं कैसे पे बैक टू सोसाइटी कर सकती हूं? तो मैंने बोला आपको दिल्ली से इस पंतनगर की धरती में जाना पड़ेगा, वहां के लोगों को पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से, उत्तराखंड में रहने वाले आईएएस आईपीएस को ये मैसेज देना पड़ेगा कि तुम यहां रहकर भी यहां नहीं आ सकते, मैं दिल्ली से महिला होकर भी यहां आ सकती हूँ। इसलिए जो है इस महिला को मेरा नमन। तो साथियों, उन्होंने प्रोग्राम किया, ऑर्गेनाइजर जो थे बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो वर्क किया वो हमारे लैब टेक्नीशियन थे प्रमोद जी, उनको मेरा सत सत नमन। मेरा जो अध्यक्ष जी है उनको सत सत नमन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, मैं स्वतंत्र रूप से बोल पा रहा हूँ, आप स्वतंत्र रूप से सुन पा रहे हैं, उनको मेरा नमन। और इस पूरे इंस्टीट्यूशन का जो मुखिया है, मैंने पूरे भारत विश्व में 46 देशों में भ्रमण किया, और तो मैंने देखा इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, वाइस चांसलर कहीं पर मीटिंग है ऐसा ऐसा करके गायब हो जाते हैं, रजिस्ट्रार साहब वो अपने कुछ न कुछ बहाना बना के गायब हो जाते हैं। तो लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो मुखिया है, हमारे वाइस चांसलर जो साहब हैं, उन्होंने अपना समय दिया और इतने लोगों को सुना। जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाइए, क्योंकि अगर हमारा मुखिया हमारे साथ है तो पूरी यूनिवर्सिटी हमारे साथ। ये विजन है, एनालिसिस है, तो उनको मेरा नमन। और मेरा नमन इस देश में, इस भारतवर्ष में चीवर धारण करते, बुद्ध के मैसेज को पूरे भारतवर्ष में पहचाने का काम सिर्फ बंदे करते हैं। और चीवर धारण करने की जो ग्रेविटी है, कॉन्फिडेंस है, आज अगर मुझे बोले आप चीवर धारण करो, आप पंचशील का पालन करो, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं। मैं घर बार परिवार त्याग नहीं कर सकता, मैं पंचशील का पालन नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग पंचशील का पालन करते हैं उन्होंने इस चीवर को जिंदा रखा है भारतवर्ष में। ऐसे भंते जी हमारे बीच में आए हैं, उनको मेरा सत सत नमन हमारे बीच में। और भारत में जहां तक साहित्य की बात है, जब बाबा साहब ने, जब पुराने जमाने में जब रेडियो हुआ करता था, करगिल में ये हो गया वो हो गया, वो रेडियो के माध्यम से हमें मिलता था।
बाबा साहब का जो मिशन था, सबसे पहले हमारे देश में अपना मीडिया होना चाहिए। आज भी इस भारत में एसटी, एससी, ओबीसी का खुद का मीडिया नहीं। तो इतने बड़े जो भारत के साहित्यकार हैं, उन्होंने भी रेवोल्यूशन लाया। तो साहित्य को भारत में, दलित साहित्य को जिंदा रखने वाले भारतीय दलित साहित्य के अध्यक्ष जी को मैं सतत नमन करता हूं। डिवोटेड है, भारतवर्ष में इस साहित्य को जिंदा रखा है उन्होंने, इसलिए उनको मेरा नमन। और खास तौर से जो आप लोग आए हैं, इस पूरे उत्तराखंड में कई लोग, कोई मुरादाबाद से आए हैं, कोई अल्मोड़ा से आए हैं, खुद कमता जी कहां से आए हैं, और लेकिन इस परागण के अंदर पता नहीं, मुझे लगता होगा कई सारे बच्चे होंगे। मैं जब हार्वर्ड में था, मैं जब ऑक्सफोर्ड में था, तो कई बच्चे गोरे लोग मुझे सुनने के लिए आए थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे और भी बच्चे थे, वो नहीं आए। उनमें से कुछ क्षणिक लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि दर्द है इस कौम का, इनका पेन है इस कौम का, घर बार परिवार त्याग कर आए। आप सबको मेरा नमन, क्योंकि आप उन सबसे अलग हैं। आप सबको मेरा सत नमन। रही बात, आपने एक मैसेज दिया कि मनोज जी आपको अपने बारे में बताना, अपना परिचय देना है, और मैं चाहूंगा मैं अपना परिचय देना, क्योंकि मैं परिचय दूंगा तो आपको एनालिसिस होगा, आप रिसर्च कर पाएंगे कि एक जंगलों कंदराओं से इस उत्तराखंड का निवासी यूएनओ में, भारत का पहला व्यक्ति यूएनओ में कैसे पहुंचा, यूएनओ तक उसका सफर क्या था, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप इस मेरे लाइफ जो स्केच है मेरा, उससे अपने बेटे को, बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, स्टूडेंट्स को, जो प्रोफेसर है वो स्टूडेंट्स को मैसेज दे सकेंगे, एक एग्जांपल दे सकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, पहले मैं अपना लाइफ स्केच बता दूंगा क्योंकि उन्होंने बोला है, उसके बाद में भारत में बाबा साहब का जो एक्चुअल रोल, बाबा साहब का हमारे इस भारतवर्ष को इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन देने में कैसा एक्चुअल रोल था, उसके बारे में, एक्चुअल जो उनकी लाइफ स्क्रिप्ट थी उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं तो एलएसी में रहा, बाबा साहब कहां कैसे एलएसी में रहते थे, बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कैसे रहते थे, तो मैंने पूरी लाइफ जो है समर्पित कर दी तथागत बुद्ध के मिशन को और बाबा साहब के मिशन को। इसलिए मैं उसके बारे में एक्चुअल उनकी 2-3 स्टोरी, बाबा साहब की एक्चुअल लाइफ स्क्रिप्ट थी, उसको बताऊंगा मैं आपको। और चौथा मेरा है जो समस्या है हमारे भारत, क्योंकि हम मीटिंग करते हैं, हम दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन समस्याओं को बर्बाद नहीं करते। हमारी देश की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को, क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। उत्तराखंड में रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म हो गया, मझधार में उत्तराखंड में रिजर्वेशन प्रमोशन, और यूपी में रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग थे, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने ये सबमिशन किया हाईकोर्ट में कि हमारे उत्तराखंड में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, 100 लोगों में हमें मात्र 30 लोग चाहिए, 70 लोग चाहिए, 22 लोग चाहिए बस। अगर भारत में अगर आज तक अगर 70 अगर डीजी डायरेक्टर जनरल मेडिकल बने तो 17 हमें अपनी इस एसटी एससी के हमें डीजी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये है पदोन्नति में आरक्षण। आज पदोन्नति में आरक्षण जिंदा लाश की तरफ पड़ा है। आज यूपी में तो पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया, और किसी राज्य में खत्म हो गया। ये हमारी कमजोरी है। वो राज्य बहुत विशाल है, शक्तिशाली है, वहां के लोग शक्तिशाली है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट उसको छू रही है। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर एजुकेशन सिस्टम है, उस पर मैं विचार करूंगा। उसके बाद अंत में इसका सॉल्यूशन क्या, इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने 15 साल रिसर्च किया कि ये सब देश की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती, पूरी लाइफ लगा दी रिसर्च करने में मैंने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। ये पॉइंट मेरे 1 2 3 4 पॉइंट में दूंगा, बताना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति बोर हो रहा हो मेरी बातों से, अगर किसी को बात को, तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो साथियों, अब बात आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी लाइफ स्क्रेच, क्योंकि मेरी लाइफ स्क्रेच के बारे में, क्योंकि किसने क्या किया, उसने क्या किया, वो बात की बात है। आपने इस कौम के लिए क्या किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका इस कौम के लिए 1 रुपया दान रहा है, 1000 रुपए दान रहा है, या 2000 दान रहा है, लाख रुपए दान रहा है, वो कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, एनालिसिस करिए घर जाकर। तो मेरा जन्म धारचूला एक जगह है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ जिले में, वहां जन्म हुआ मेरा। वहां से स्ट्रगल लाइफ शुरू हुई। बचपन से फादर मुझे बाबा साहब की बुक्स पढ़ना, बाबा साहब के बारे में बताना। आज जहां भी हूं मेरे फादर का रोल है, फादर के नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होता, मैं आज इस प्रांगण में बैठा नहीं होता, मैं स्टेज में बैठा नहीं होता, मुझे जो है लोग सम्मान नहीं करते। तो उस जमाने में मेरे फादर चाहते थे कि मेरा बेटा लॉयर बने, और लॉयर इसलिए बने क्योंकि बाबा साहब अगर लॉयर नहीं होते तो बाबा साहब भारत का संविधान नहीं लिख पाते, और संविधान नहीं लिख पाते तो हमें भी बाबा साहब की तरह कोने में बैठना पड़ता, अलग से बैठना पड़ता। इसलिए हमें इंटेलेक्चुअल लॉयर चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सके बाबा साहब।
जो विदेशों में जो गोरे लोगों को पढ़ा सके, ऐसे वो लॉयर चाहिए। तो वो विजन था मेरे फादर का। तो बचपन में ही मेरे फादर की डेथ हो गई। मुंशियारी में मैंने पढ़ा, रोड ब्लॉक हो जाती थी, कई किलोमीटर मस्कोट से पैदल चल के मैंने मुंशियारी में पढ़ा। फिर मैंने जो है मेरे चाचा जी जो है वो लेक्चरर थे, उनके साथ रह के पढ़ा। बचपन में फादर एक्सपायर हो गए। विजन बहुत बड़ा था, फादर की जगह मुंशियारी में जॉब मिली, क्लरिकल नहीं करी जॉब मैंने। उसके बाद क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस कौम को, इस विश्व को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं विश्व के बारे में सोचना चाहता हूं, मैं भारत में विश्व को रिप्रेजेंट, अपने कौम के एसटी एससी ओबीसी लोगों को विश्व में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये सोच थी मेरी, ये विचारधारा थी, इसीलिए यहां पहुंचा हूं। नहीं तो आज भी मेरे साथ के लोग, आज कोई फौज में सिपाही है, कोई पुलिस में सिपाही है, कोई पान की दुकान खोल के बैठा है। तो ये विजन है लोगों। तो साथियों, वहां से जंग शुरू हुआ, नैनीताल पहुंचा, लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में कोई नहीं था रिलेटिव, वहां पर रेलवे स्टेशन में रहा, वहां से लॉ की डिग्री ली, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट लिया, प्रेसिडेंट अवार्ड लिया, आरडीसी कैंप किया, कई सारे अवार्ड लिए, वाईपी कैंप किया। और आप सोचो, मैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता ट्यूशन, आईआईटी और पीएमटी वालों को। आज भी मुझे एरोमेटिक केमिस्ट्री याद है, रिएक्शंस याद है। तो मैंने क्या साइंस साइड इसलिए ली क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाकर, क्योंकि अपना जो है अपना खर्चा और अपने घर में पैसा दे सके। क्योंकि मेरे फादर का ब्रेन हेमरेज हो गया, घर बार मकान जमीन सब बेचनी पड़ी। फादर हमारे फक्कड़ थे, कभी कोई पैसा नहीं बचाया उन्होंने, सारा पैसा इस कौम को, बामशेफ को दे दिया उन्होंने। उस जमाने में बामशेफ जब चलती थी, देवी द्वारा में कैंप चलता था, जब जो है पिथौरागढ़ में, जब अल्मोड़ा में वहां कैंप चलता था। तो साथियों, तब मैंने जो है उसके बाद फिर मैंने स्टडी करी, बहुत मेहनत करी। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना था, जिद था मुझे कि मैं करूंगा वकालत तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना मैं चाहता था, और जनरली लोग एलएलबी करने के बाद जूनियरशिप करते हैं, मैं जब छोटा ही था, जब 11th में पढ़ता था, जब ग्रेजुएशन करता था, तभी वो लॉयर को ज्वाइन कर दिया। तो वो 7 10 12 सालों का एक्सपीरियंस मेरा काउंट किया, मुझे जूनियरशिप करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सुप्रीम कोर्ट में एक बीआर टमटा जी की बहू जो थी, बीना टमटा, उसके पास गया। मैंने बोला, मैडम ये मेरा जो सर्टिफिकेट है, मैंने एलएलबी में 89% लाया हूं, ये देखिए आप मेरा सर्टिफिकेट। मुझे गवर्नर अवार्ड मिला है, मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी थे एक ग्रेड से। मैंने इतने सारे नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन उस जमाने में होता था। ट्रेन में यहां से जर्नल की डिग्गी बैठ के, इसी काठ गोदाम से लखनऊ जर्नल की डिग्गी में, उसमें बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट जाता था, क्योंकि मेरी माँ ने मंगलसूत्र बेचकर मुझे लखनऊ भेजा था पढ़ाने के लिए। आज भी मेरी माँ यहाँ है, वो सिचुएशन यहाँ है, मैं भी नहीं जिंदा, मेरा प्रोफेसर भी जिंदा है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाया था। तो ऐसी पढ़ाई करी, जिद थी, जुनून थी, पागलपन था, नहीं करनी मुझे क्लरिकल नौकरी, नहीं करनी मुझे वो नौकरी, मुझे इस देश के बारे में सोचना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, मुझे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में। ये विजन था बचपन से ही, एक जंगलों कंदराओं का व्यक्ति जो आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में, मैं रजिस्ट्रार साहब से बात कर रहा था, 3 और 4 वकील हैं बस। आज पहली बार भारत के इतिहास में जस्टिस पंत सुप्रीम कोर्ट के जज बने। आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना उत्तराखंड से। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग नहीं थी, शासक नहीं बनाया हमने सुप्रीम कोर्ट इस उत्तराखंड से, शासक नहीं बना कोई इस उत्तराखंड से। तो साथियों, फिर मैंने वहां से पढ़ाई करी। पहली बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी मुझे जूनियर नहीं रखा, और कहना पड़ेगा आपसे मुझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक वकालत का प्रोसेस है। अगर आप जज के बेटे हो, आप जो है मंत्री के बेटे हो, आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के बेटे हो, तभी आप वकालत कर सकते हो, भले आप कितने क्वालिफाइड हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंटर्नशिप, मीडिया के सामने बोल रहा हूं, आप लोगों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंटर्नशिप अपने वहां कराते हैं तो सिर्फ नेशनल लॉ स्कूल के बच्चों को कराते हैं, इन जंगलों कंदराओं के बच्चों को नहीं कराते। ये सिचुएशन थी। तो उसके बाद फिर भी मैंने जिद करके आरसी राउटी साहब से मिला, जस्टिस रुमापाल मैम के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, और वहां से लाइफ जंग शुरू हुई। पहला व्यक्ति था मैं 26 साल की उम्र में जिसने यूएनओ जाने का मौका मिला, भारत के इतिहास में यूएनओ जाके बोला। और यूएनओ का वाकया क्या था? यूएनओ एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इस साइड जो है भारत के लोग बैठते हैं, इस साइड जो है एनजीओ खड़ी होती हैं, और भारत के यूएनओ पूछते हैं गवर्नमेंट से, तुमने एसटी एससी के लिए क्या किया भारत में? तो वो बोलती है, हमने आयोग बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो जब मुझे बोलने का मौका मिला था, तो मैंने 2 बातें बोली। मैंने कहा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यूएनओ में, कि इस भारत की तकदीर को लिखने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति है जिसने भारत के संविधान को पैदा किया। उस व्यक्ति ने अकेले आदमी ने भारत का संविधान लिखा, और उस भारत की, चलो चीफ आर्किटेक्ट आप मान लो, चेयरमैन मान लो ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, उसने सुप्रीम कोर्ट पैदा किया। आज सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की बहुत बड़ी स्टैच्यू लगी है, 122 लोगों के फोटो लगे। क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की छोटी सी फोटो भी लगाई जो भारत की तकदीर लिखती? नहीं लगाई।
ये डिस्क्रिमिनेशन है भारतवर्ष में। आपने सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री बना दी, वहां का जो वहां का मुख्यमंत्री, वहां का जो मिनिस्टर है, वो आपने उस कम्युनिटी का बना दिया, लेकिन सारे स्टाफ जितने हैं वो अदर कम्युनिटी के रहते हैं। अदर कम्युनिटी के लोग उस मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं देते, नहीं चाहते हैं कोई व्यक्ति उससे मिले, तो लोग उस पर बात नहीं पहुंचा। तो जो एनालिसिस विजन है, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, सारे प्रोफेसर बैठे हैं मेरे सामने, कि जब आप अगर किसी व्यक्ति को एससी कमीशन का अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो उसके इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उन लोगों के बारे में सोच सके, तो उसका स्टाफ भी उसी कम्युनिटी का दो, ताकि वो स्टाफ के थ्रू उस अध्यक्ष से मिल सके। ये मैं यहाँ के वाइस चांसलर से मिलता हूँ, तो मेरे पास वाइस चांसलर का मोबाइल नंबर नहीं, मैं पहले सेक्रेटरी से बात करूंगा, मैं पहले पर्सनल सेक्रेटरी से बात करूंगा। जब पर्सनल सेक्रेटरी बोलता है कि यहाँ नहीं है वाइस चांसलर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा चीज करूंगा तो उठा के जेल भेज देंगे। तो ये जो एक्चुअल जो फिनोमिना है सिस्टम का, जो लेजिस्लेटिव सिस्टम का फिनोमिना है, उसको सही करने की जरूरत है। जब मैंने बाबा साहब के बारे में यूएनओ में बोला था 26 साल की उम्र में, तो पूरा वर्ल्ड गूंज गया। पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, सब जगह से लोगों के फोन आने लगे। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में पहली बार मेरा डॉक्टर सूरज, मैंने कोई किसी ने जूनियर नहीं रखा मुझे, मैंने लेटर सारे जजों को लिखा, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा मुझे अगर काम करना है तो हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी या फिर मुझे रंगनाथ मिश्रा या तो डॉक्टर सूरज सिंह के साथ काम करना है, और डॉक्टर सूरज सिंह बराक ओबामा के साथ पड़ा हुआ है। तो जब मैंने ऐसा बोला तो उन्होंने डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सर ने लेटर लिखा डॉक्टर सूरज सिंह के लिए। डॉक्टर सूरज सिंह सर के साथ जूनियरशिप करने का मौका मिला। 2000 रुपए में लाइफ शुरू करी। रात में ट्यूशन पढ़ाता था, गिटौरनी से पैदल चल के आता था, 500 रुपए में गिटौरनी में रहता था, स्कूटर में आता था, इतना स्ट्रगल करके, धक्के खा के, वो देवेंद्र सिंह मेहरा साहब के घर पे रहकर ऐसे स्ट्रगल लाइफ करी। लेकिन एक दिन मेरा जो स्ट्रगल है, ऊंची सोच थी, पूरी जिंदगी लगाई थी, कोई नहीं था दिल्ली में रहने वाला। एक हमारे गांव का रिश्तेदार था, 2 दिन उसके घर में रहा, तीसरे दिन उसने भी भगा दिया। वो अपनी बेटी को मारने लगा क्योंकि एक चले जाएगा। कोई नहीं होता इस दुनिया में एजुकेशन सिस्टम लेने वालों को, लेकिन जिद और जुनून अगर जिसके अंदर हो तो वो सक्सेस होता है। तो एक दिन ऐसा था, लाहौटी साहब, जस्टिस लाहौटी साहब की कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा था, डॉक्टर सूरज सिंह नहीं आ पाए वहां पर, तो उन्होंने मुझसे आर्गुमेंट करने के लिए बोला। मैंने आर्गुमेंट किया और आर्गुमेंट करने के बाद इश्यू नोटिस हुआ और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया लॉ कमीशन। लॉ कमीशन को जब इंटरव्यू रिकमेंड किया कि तुम्हें सरकारी वकील बनना चाहिए, तो भारत के इतिहास में 7 साल 8 साल एक एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बनने के लिए लगते हैं। भारत के इतिहास में पहला आदमी था जो सबसे कम एज में एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भारत सरकार का बनने के लिए लगता। उसके बाद जैसे ही बना तो 50,000, 60,000, 1,00,000 पैसा आते रहा, आते रहा, आते रहा, आते रहा। और मैंने 5 स्टार होटल की मेंबरशिप ले ली, अपने लिए जूता ले लिया, चप्पल ले लिया, ताकि उस लेवल के केसेस आएंगे मेरे पास तो मैं जो है मेरी वकालत में पैसा ज्यादा होगा। तो 1 महीने में मेंबरशिप खत्म होना थी। लास्ट महीने के टाइम पर 5 लाख रुपए का केस मुझे मिला। एक लेडी जो है, जो स्विमिंग कर रही थी ताज होटल में, उसने मुझे केस दिया। इस तरह से धीरे 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 करके करते 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 आज इस मुकाम तक पहुंचा। और इस आज की डेट में जितने भी 5 स्टार होते हैं उसकी मेंबरशिप है। जितना पैसा कमाता हूं इस कॉम को लगा देता हूं, भारत में चाहे वो किसी भी जगह। फिर जैसा मेरा आर्गुमेंट देखा तो मुझे डॉक्टर बामन बेसराम साहब मुझसे बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम में मुझे भेजा। उसके बाद मुझे दूसरे एसोसिएशन ने बुलाया, तो दूसरे एसोसिएशन ने बुलाया तो ये नाराज हो गए। तीसरे एसोसिएशन ने बुलाया, वहां भी गया, वो नाराज हो गया। तो हम लोग बड़े बड़े धड़े में बीते। 58 ने बुलाया, उसके कार्यक्रम में गया, क्योंकि लॉयर हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटेलेक्चुअल लॉयर नहीं है हमारे पास। कोई ऐसा लॉयर नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बहस करे। कोई ऐसा लॉयर नहीं है जिसने अध्ययन स्टडी जो है फॉरेन कंट्री से करी हो। इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। कोई ऐसा लॉयर नहीं है जिसने सुप्रीम यूएनओ में बोला हो। तो ऐसे लॉयर की जरूरत हर किसी को थी। तो भारतवर्ष में गया, कुछ लोग नाराज हुए, कुछ धड़े